निधि, शिखा, वर्षा, मोहम्मद, जिस, हाँ जी। वैसे ही आज हम टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। इसको हिंदी में बोलेंगे हम खूनी रिश्ते। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, चाहे आपके माइंड में बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ जी। कल की क्लास नॉट लाइव, क्या कह रहे हो? कल क्वालिटी ऑप्शन आया था, अब क्वालिटी ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि कल हमने टेस्टिंग की थी, मैं आपको बता रहा था टेस्टिंग चल रही है बेटा, तो उसमें फिर एरर आ गई थी, आपकी क्लास रुक रुक के चलने लगी थी इस चक्कर में। वो दोबारा से वही वाली क्लास हो रही है, नॉर्मल वाली है। कोडिंग डिकोडिंग से भी नहीं बनता, क्या नहीं बनता बेटा कोडिंग डिकोडिंग से? भैया जिस प्लेटफॉर्म पे 20-25 लाख स्टूडेंट हो वहाँ पे टेस्टिंग पे टाइम तो लगेगा ही ना। तो भाई यहाँ 20-25 लाख स्टूडेंट होंगे, वहाँ तो टाइम लगेगा ही ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा जी, आपका ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, देखो अगर हम बात करें ना बेटा ब्लड रिलेशन टॉपिक की, तो ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है इसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पजल फॉर्म से। और ये जो पजल फॉर्म है ना बेटा, ये वो पजल फॉर्म नहीं है जो हम सीटिंग अरेंजमेंट के बाद पढ़ते हैं, वो पजल चैप्टर अलग है ना, वो पजल चैप्टर अलग है जो हम सीटिंग अरेंजमेंट के बाद पढ़ेंगे। और ये जो पजल है ये सिर्फ ब्लड रिलेशन की पजल, ठीक है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन की पजल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशनशिप, वो पूछा जाता है कोटेड रिलेशनशिप, कोटेड रिलेशनशिप, कोटेड रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, देखो अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स में बेटा 5 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से, बैंकिंग एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से। और वो जो क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग एग्जाम में वो पजल और कोटेड रिलेशनशिप से बनते हैं। बैंकिंग एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पजल और कोटेड रिलेशनशिप आता है, बैंकिंग एग्जाम्स में कभी भी पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाता, नेवर। लेकिन अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ दें और हम बाकी एग्जाम्स की बात करें जो भी आपके दिमाग में है, उन एग्जाम्स में ये तीनों ही फॉर्म पूछी जाती है, पजल फॉर्म, कोटेड फॉर्म एंड पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो कोटेड रिलेशनशिप था वो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आता था, बैंकिंग के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं पूछा जाता था। लेकिन आजकल कोटेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और लेटेस्ट बेटा कोटेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछने लगे हैं आजकल। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ बेटा पॉइंटिंग फॉर्म में वही क्वेश्चन होते थे, पॉइंटिंग फॉर्म में वही क्वेश्चन होते थे। एक महिला की चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता की बहन की बेटी की नानी की देवरानी की जेठानी की बहन है, उस टाइप के जो क्वेश्चन हुआ होते हैं वो होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पढ़ना सब कुछ ही है। देखो जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है रक्त संबंध, वैसे तो देखो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके साथ हम बचपन से फैमिलियर हैं, मतलब वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है भैया, रीजनिंग हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बचपन से हम रीजनिंग के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, एज ए सब्जेक्ट नहीं, ऐसे मतलब लाइफ का पार्ट है। जैसे कैलेंडर टॉपिक हम पढ़ेंगे तो बेटा कैलेंडर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्लॉक घड़ी टॉपिक हम पढ़ेंगे, घड़ी हम बचपन से पहनते आ रहे हैं, डायरेक्शन टॉपिक हमने अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, तो बेटा डायरेक्शन हमें बचपन से ज्ञान है दिशाओं का। तो मतलब रीजनिंग में कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हम बचपन से जिसके साथ फैमिलियर ना हो, हम हर चीज के साथ बचपन से फैमिलियर है। रीजनिंग में वो चीजें हम पढ़ते हैं, हम नॉर्मल रीजनिंग में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ते हैं, तो बेटा याद होगा हम बचपन में काम करते थे, शायद आप लोगों ने किया हो या ना किया हो, कि हम बचपन में पेपर को फोल्ड करते थे, उसको फिर फाड़ देते थे, फिर हम उसको ओपन करते थे, फिर देखते थे दिखाई कैसे दे रहा है ना, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बचपन में हम अपनी इमेज देखते थे पानी में, हम पानी में कैसे दिखाई दे रहा है, मिरर में कैसे दिखाई दे रहा है, तो वो भी क्वेश्चन बनता है रीजनिंग में। तो पूरी जो रीजनिंग है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, बचपन से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है रीजनिंग पढ़ने में, क्योंकि बचपन से हमने सिर्फ उसको अपने साथ लेके चला, बट कभी भी हमने उस बारे में सोचा नहीं, हमने लॉजिकली नहीं सोचा। अब क्या हो रहा है कि अब जब हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उन सारी चीजों को हम लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं, और जब हम लॉजिकली कनेक्ट करते हैं ना चीजों को, तो फिर अल्टीमेट मजा आने लगता है, तो फिर अल्टीमेट मजा आने लगता है चीजों में। ठीक है, तो वही चीज होती है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, हम सभी बचपन से रिलेशन से फैमिलियर हैं, सारे के सारे लोग, है ना, सभी को पता है चाचा किसको कहते हैं, मामा किसको कहते हैं, दादा किसको कहते हैं, नाना किसको कहते हैं, साला किसको कहते हैं, साली किसको कहते हैं, जीजा किसको कहते हैं, समधी कौन है, समधन कौन है, ये जितने भी रिलेशंस होते हैं आप लोग उन सारे रिलेशन से फैमिलियर हो। मुझे इनको पढ़ाने की तो जरूरत है नहीं कि मैं आपको ये भी समझाऊं कि चाचा कौन है, ताऊ कौन है, नाना दादा दादी, चाचा चाची, इन रिलेशंस के बारे में मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ये आपको सभी को बचपन से पता है। अब होता क्या है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन 1 या 2 लाइन का नहीं होता, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, मतलब हम 5-6 लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और किसी का किसी के साथ रिलेशन बताते हैं, किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ, फिर हमसे पूछते हैं कि बताओ इन दोनों में क्या संबंध होगा। तो जब हम इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड ना उन चीजों को स्टोर नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, है ना। जैसे आप एक घर में गए, आपको बताया जाए कि ये तो इसका बेटा है, वो उसकी नानी है, वो ये उसकी चाची है, वो उसकी बुआ है, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भाई साहब रुक जाओ, आराम आराम से बताओ, है ना। लेकिन यही आराम आराम एग्जाम में हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम में तो हमें अपने क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करना होगा, वो इतनी जल्दी जल्दी हमें रिलेशन बताएगा और हम उतनी ही जल्दी से उसका आंसर देंगे। तो यही हमें सीखना है इस चैप्टर में कि कैसे हम कुछ ही सेकंड्स में हर क्वेश्चन का आंसर दें, हर क्वेश्चन का मीनिंग समझे। तो ये सारी चीजें होंगी बेटा जब हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे। तो एक फैमिली ट्री हम बनाते हैं और वो जो फैमिली ट्री होता है ना बेटा, वो हर क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर देता है, हर क्वेश्चन को सेकंड्स में, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली हो, चाहे उस फैमिली के जो रिलेशंस हैं कितने भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, बट आप सेकंड्स में आंसर दे दोगे। ठीक है, अब फैमिली ट्री सर बनेगा कैसे? देखो आप किसी घर में गए, वहाँ सारे लोग एक दूसरे के रिश्ते, मतलब सारे लोगों का एक दूसरे से रिलेशन है, आप अपने दोस्त के घर पे गए और वहाँ पे दोस्त के घर में 8 लोग और सभी एक दूसरे से रिलेशन है। ठीक है, कोई किसी का दादा है, कोई चाचा है, कोई बुआ है, कोई मामा है, कोई मौसा है। तो वहाँ पर मुझे एक बात बताओ, इतने सारे पर्सन्स में जो आपस में रिलेशन बने हुए हैं, तो रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन व्यक्तियों में, उन लोगों में क्या अंतर होगा? सर उन लोगों में 2 ही चीज का अंतर होगा। पहला अंतर होगा जनरेशन गैप का,
लोग या तो एक दूसरे की ही जनरेशन के होंगे, या लोगों में एक जनरेशन का गैप होगा, या 2 जनरेशन का गैप होगा, या 3 जनरेशन का गैप होगा। जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा पीढ़ी, पीढ़ी का अंतर। पहला अंतर क्या होता है? जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर। दूसरा गैप क्या होता है सर? दूसरा अंतर होता है जेंडर का। हो सकता है दो व्यक्ति जिनके बीच में हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है दोनों मेल हो, दोनों फीमेल हो, या वन मेल वन फीमेल हो। तो दो ही चीज का डिफरेंस होता है इस पूरे चैप्टर में, दो ही कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है जनरेशन गैप, दूसरा कंसेप्ट है जेंडर। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन दो कंसेप्ट से डिफाइन होता है, ठीक है, जेंडर और जनरेशन गैप। अब आपको करना क्या है? अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, ठीक है, जो पर्सन पहले आता है उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में आता है उसको नीचे रखते हैं। जैसे बेटा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सबसे पहले आएंगे, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को हम सबसे ऊपर रखेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। उसके बाद आएंगे बेटा फादर मदर, तो हम उसको नीचे रखेंगे फादर मदर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएंगे सन डॉटर, तो उसके बाद रखेंगे हम सन डॉटर को। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम लोगों को ऊपर नीचे सेट करते हैं, दादा दादी, पिता माता, पुत्र और पुत्री, ठीक है, दादा दादी, पिता माता, पुत्र और पुत्री। अच्छा, मैं अंकल और आंट की बात करूं तो मैं उनको कहां रखूंगा सर? अंकल और जो आंट है ना वो फादर मदर की जनरेशन के हैं, तो उनको फादर मदर के साथ रखोगे। इसका मतलब जो लोग एक जनरेशन के वो एक साथ आएंगे, वरना जो जनरेशन गैप है वो हमें शो करना पड़ेगा, लाइक दिस। तो ये तो कंसेप्ट होता है जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करने का। सेकंड कंसेप्ट जो यूज होगा इसमें वो यूज होगा जेंडर, जेंडर यानी कि मेल फीमेल। देखो, अगर आपका कैंडिडेट मेल है, पुरुष है, मेरे साथ साथ बेटा सारी चीजें लिखते जाओ, अलग से लिखने का टाइम नहीं है। अगर आपका कैंडिडेट मेल है, पुरुष है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से, और अगर आपकी कैंडिडेट फीमेल है, महिला है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। ट्रायंगल फॉर मेल, सर्किल फॉर फीमेल, ठीक है मेरे दोस्त, ट्रायंगल फॉर मेल, सर्किल फॉर फीमेल, ये रिप्रेजेंटेशन हमारी होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, बेहद ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करना, ठीक। सर इसका फायदा क्या होगा? देखो, इसका फायदा ये होगा कि हम किसी भी रिलेशन को ना बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, मेरे साथ साथ चीजों को लिखते जाना। हिंदी में लिख लो बेटा, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस रिलेशन को मुझे शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? ए और बी को, ये बताओ पिता कौन है? ए, तो मैं ऊपर किसको रखूंगा? ए को या बी को? सर ऊपर ए को रखोगे, नीचे बी को रखोगे। दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर। अच्छा, यहाँ पर मुझे जेंडर किसका पता चला कि कौन महिला है और कौन पुरुष है? सर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए का जेंडर पता चला है कि ए पिता है यानी कि पुरुष है, तो ए को मैं बंद कर दूंगा ट्रायंगल में। तो ये जो छोटी सी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये मुझे बताएगी ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे एरो लगाना, मैं एग्जाम में ऐसे नहीं लिखूंगा इस तरीके से पिता। अगर हम ऐसे करते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हमने ये रिप्रेजेंटेशन बनाई है। अच्छा, अगर मान लो इन्फॉर्मेशन हो ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी की माँ है, ऊपर किसको रखेंगे सर? ऊपर ए को रखेंगे, नीचे बी को रखेंगे। जेंडर किसका पता चला? ए का, ए महिला है, सर्किल में बंद कर दो, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। अच्छा, अगर मान लो रिप्रेजेंटेशन है ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब बताओ ऊपर किसको रखूं मैं? अब मैं ऊपर किसको रखूं? अगर ए बी का पुत्र है तो ए पुत्र है बेटा, तो नीचे में ए को रखूंगा, ऊपर में किसको रखूंगा? बी को। ए बी का पुत्र है, ए नीचे बी ऊपर। जेंडर किसका पता है? जेंडर हमें ए का पता है, ए पुत्र है, इसलिए ए को ट्रायंगल में बंद कर देंगे। तो ये जो छोटी सी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये होगी ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। जल्दी से 3 पॉइंट मेरे साथ साथ ही सब कुछ लिखते जाना बेटा, अलग से लिखने का टाइम नहीं है ना। ऐसा कुछ इतना टिपिकल नहीं है जिसको हम अलग से लिखें, पहले समझे, हम समझने के साथ साथ लिखते भी लिख सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, अगर मान लो आपको ये बनाना हो ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई है। अब देखो ए और बी भाई है, इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए और बी भाई है, देखो भाई है, यहाँ पे जब हम भाई बोलते हैं ना, भाई या बहन, तो भाई या बहन का मतलब होता है सगा भाई या सगा सगी बहन, रियल ब्रदर रियल सिस्टर। यहाँ पर हम चाचा के लड़के को भाई नहीं बोलते, मामा के लड़के को भाई नहीं बोलते। चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, दे आर कॉल्ड कजिन, उनको हम बोलते हैं कजिन, ठीक है। चेरा वो मेरा फुफेरा भाई या बहन, उनको हम कभी भी भाई की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। भाई का मतलब सगा भाई, बहन का मतलब सगी बहन, ठीक है। तो ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई है। अब बेटा यहाँ पे कोई जनरेशन गैप तो है नहीं, तो दोनों को हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। और दोनों भाई है, दोनों को हम किसमें बंद कर देंगे? ट्रायंगल बंद कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, कॉमा बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। अब आप ये बताओ, है ना, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, ठीक है। इस तरह जनरेशन गैप? सर कोई जनरेशन गैप नहीं है। इसका मतलब दोनों को एक साथ रखोगे, ए बी की बहन और बी ए का भाई है, कोई जनरेशन गैप भी नहीं है। जेंडर किसका पता है? सर दोनों का जेंडर पता है, ए बहन है तो सर्किल में बी भाई है, तो ट्रायंगल बंद कर दो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ए इज द, मैं तो अभी आप लोगों को बेटा सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। रिलेशंस रिप्रेजेंट कैसे होंगे हमारी शॉर्ट मेथड से। ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए बी की पत्नी है, बताओ कोई जनरेशन गैप है? ए बी की पत्नी है, इज देयर एनी जनरेशन गैप? सर ए बी की पत्नी है, पत्नी में कैसे कोई जनरेशन गैप होगा? सर पति पत्नी तो एक ही पीढ़ी के होते हैं, वो एक्सेप्शन केसेस होते होंगे। तो ए बी की पत्नी है तो कोई जनरेशन गैप नहीं है। अच्छा ये बताओ हमें जेंडर किसका पता चला? कुछ भाई साहब कह रहे हैं जेंडर, सर जेंडर हमें ए का पता चला है, क्यों? क्योंकि ए पत्नी है तो ए महिला है, लेकिन इस महिला की शादी किससे हुई है ये नहीं पता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। भले ही ऐसा कानून आ चुका है कि आज के समय में महिला महिला से शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, लेकिन ये जो कानून है ना, ये हमारे दायरे से बाहर है। ये कानून, ये जो लॉ है वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में एक फीमेल की शादी मेल से होगी, मेल की शादी फीमेल से, महिला पुरुष, पुरुष महिला से ही शादी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है। हाँ जी, वो हमारे आउट ऑफ कंटेंट है। और हमारे सिलेबस में बेटा किसी भी पर्सन की एक ही शादी हो सकती है, ठीक है। हमारे सिलेबस में कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता, और ना कोई डाइवोर्स होता है यहाँ पर, ना कोई स्टेप मदर स्टेप फादर का कंसेप्ट है। तो ये जो सारी चीजें ना, स्टेप मदर स्टेप फादर, डाइवोर्स, एक मोर देन वन मैरिज, ठीक है, ये सब आउट ऑफ कंटेंट है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। लो भाई, सब कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये कानून हमारा आ चुका है,
मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल शादी हो सकती है। ये कानून आपको पता ही नहीं आ रहा, बहुत पीछे चल रहे हो। चलिए, अच्छा है नहीं पता तो पता भी नहीं होना चाहिए। चलिए साहब, अजय, तो अगर ए पत्नी है, ए महिला है बेटा, है ना, तो ए फीमेल है तो बाय डिफॉल्ट बी पुरुष होगा, क्योंकि महिला की शादी पुरुष से ही हो सकती है। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, जरा इन दोनों को ध्यान से देखो। ये है बेटा भाई बहन, ये है पति पत्नी, लेकिन हमें तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, भाई बहन और पति पत्नी। हमें तो दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, भाई बहन और पति पत्नी। तो हम क्या करेंगे, जो हस्बैंड वाइफ होंगे ना, पति पत्नी, उनके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकें बिटवीन मैरिड कपल एंड ब्रदर सिस्टर, है ना। अगर आप प्लस साइन नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाएगी। एग्जाम में आप उसकी पत्नी को उसकी बहन बना के आ जाओगे, ठीक है, सारे रिश्ते खराब कर दोगे तुम। इसलिए जब भी मैरिड कपल आएगा, पति पत्नी की बात होगी, तो हम बीच में प्लस साइन रख देंगे, अदरवाइज भाई बहन को हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि भाई बहन पति पत्नी में कुछ फर्क पता चले हमें, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए इज द पैटर्नल अंकल। देखो इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी खराब है, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी खराब है, अभी बताते हैं कैसे। ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। देखो मेरे दोस्त, ब्लड रिलेशन के मामले में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत खराब है ना। तो ब्लड रिलेशन तो अगर हिंदी लैंग्वेज से करो तो बहुत बेनिफिट है, वरना इंग्लिश में तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आपने सोचा भी नहीं होगा अंकल, अब इंग्लिश में अंकल आ गया तो आप फंस जाओगे कि ये अंकल वर्ड किसके लिए है, क्योंकि जो अंकल है वो चाचा भी हो सकता है, वो मामा भी हो सकता है, वो अंकल कोई भी हो सकता है, अंकल चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है। अब आप कहोगे नहीं सर, पैटर्नल वर्ड का यूज होता है, क्योंकि पैटर्नल का मतलब होता है पिता की तरफ से, मैटर्नल का मतलब होता है फ्रॉम मदर साइड, पैटर्नल फ्रॉम फादर साइड, है ना। तो आपने कहा सर पैटर्नल अंकल होता है चाचा, मैटर्नल अंकल होता है मामा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पैटर्नल अंकल चाचा है और मैटर्नल अंकल मामा है, तो बेटा फिर फूफा और मौसा ये कौन से हैं, ये कौन से अंकल है, ये कौन से अंकल है बेटा, ये भी तो पैटर्नल अंकल और मैटर्नल अंकल है। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश में जो अंकल वर्ड यूज हो रहा है ना, उससे हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि हम चाचा की बात कर रहे हैं, मामा की बात कर रहे हैं, फूफा की बात कर रहे हैं, मौसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी, सर एनालॉजी का दिया था, क्या हुआ, कौन सी एनालॉजी का दिया था और क्या होगा, आपने तो परेशान करके रख दिया। नाम भी तुम्हारा बड़ा अजीब सा है, खुशनूर, ठीक है सा नाम है। कौन सा एनालॉजी का दिया था और क्या हुआ था, क्या बात कर रहे तुम। देखो इंग्लिश तो होती है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कोई सेंटेंस अगर लिखा है तो हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, है ना। एक ही सेंटेंस के 10 मीनिंग होते हैं, एक ही सेंटेंस के 10। हिंदी में जो लिखा है वही उसका मतलब होता है। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो फीलिंग्स के साथ ही एक्सप्रेस होती है, मतलब हिंदी में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं ना तो वो फीलिंग के साथ वहाँ पे फीलिंग रिप्रेजेंट होती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी फीलिंग्स रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकती, कभी भी फीलिंग रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, है ना। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। कौन सा एनालॉजी करा दिया आपने यार, ये तो बिल्कुल पगला गया। कौन सी एनालॉजी की बात कर रहे हो भाई साहब, कौन सी एनालॉजी की बात कर रहे हो, तुम्हें देख ले पहले, तुम ये अपना दिक्कत दूर करो। मैं चैन तो है नहीं, इतनी देर से जो पढ़ा रहा तुम्हारे कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही कहीं और था। जब से क्लास शुरू हुई है पिछले आधे से घंटे से तुम्हारा एक ही कमेंट आ रहा है। अब वो बच्चे पूछना, बताओ मेरा मैसेज आपको मिलना, हाँ बेटा तुम्हारा मतलब मैसेज तो ऐसे पूछते हैं कि मेरा कमेंट मिला, जैसे लव लेटर मुझे लेके भेजा है, सर मेरा लव लेटर आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरा पत्र आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसे पूछते हैं कमेंट्स और मैसेज के बारे में। सर मैंने लव लेटर लेके भेजा था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। चलिए अच्छी, तो हम बात कर रहे थे ए बी का चाचा, ए बी का चाचा है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी को। अब बहुत सारे बच्चे हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले हम ऊपर नीचे रखेंगे जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग, तो हमने ए को ऊपर रख दिया, बी को नीचे रख दिया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा जेंडर किसका पता है, ए का, ए चाचा है, मेल है, तो ए को ट्रायंगल बन कर दिया। तो कुछ बच्चों ने शायद ऐसा बनाया हो, शायद, लेकिन बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये रिप्रेजेंटेशन पिता की है, क्योंकि किसी भी पर्सन से ऊपर या तो हम उसके पिता को रखेंगे, या तो हम उसके पिता को रखेंगे, या फिर उसकी माँ को। माता पिता के अलावा कोई भी पर्सन ऊपर नहीं जा सकता, माता पिता के अलावा कोई भी पर्सन ऊपर नहीं जा सकता। तो चाचा को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो चाचा को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते चाचा को ऐसे, ठीक है। देखो किसी भी रिलेशन को हम बिल्कुल परफेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप ध्यान से समझना, यही रिप्रेजेंटेशन है तो ये पूरा चैप्टर सोल्व कराएगी हमारा पूरा चैप्टर। अभी तक जो आपने रिप्रेजेंटेशन सीखी ना उससे कोई फायदा नहीं था, असली कंसेप्ट यहाँ पर है जिससे हमारे पूरा चैप्टर सोल्व होता है। देखो चाचा होते हैं ना, वो होते हैं ब्रदर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ फादर, पिता के भाई। तो अगर आपको बी के चाचा बनाने ना बेटा, तो पहले आप बी के बनाओगे पिता और फिर पिता के बना दोगे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी रिलेशन को कंप्लीट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई फादर से रिलेटेड है तो पहले फादर बनाते हैं, अगर कोई मदर से रिलेटेड है तो पहले मदर बनाते हैं। फिर होगा क्या, ये चीजें ना अपने आप ही हो जाती है बाद में, तभी तो हमारी पजल सॉल्व होती है। तो किसी भी रिलेशन को हम इनकम्प्लीट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंकल चाचा। तो भैया बी के चाचा कौन है, ए। अगर चाचा की जगह मामा बनाने होते हैं हमें बी के, तो बेटा बी के मामा कैसे बनाता मैं, बी के मामा कैसे बनाता है, तो मामा बनाने के लिए पहले बनाते बी की माँ और माँ के बना देते भाई। भाई मामा बनाने के लिए हम क्या करते, पहले बनाते बी की माँ और माँ के बना देते भाई। तो ये मामा हो गया, ए बी का मामा है, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। तो किसी भी रिलेशन को हम बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए इज द बेटा उधर जाओ, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्रैंडफादर है, दादाजी। ए बी के दादा है, ए बी के दादा। बेटा गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, उसका हम फैमिली नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ कंटेंट। ए बी के दादा है, वो खूनी रिश्ता नहीं है, वो रिश्तों का खून करने वाली है, इसलिए गर्लफ्रेंड आउट ऑफ कंटेंट है, ठीक है। तो ए बी के दादा है। अब बी के दादा कैसे बनाओगे सर, बी के दादा बनाने के लिए पहले बनाएंगे बी के पिता, फिर उनके भी पिता। तो ये हो गया, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के दादा है, ए बी के दादा है ना, ए बी के दादा है। अच्छा अगर मान लो दादा की जगह मुझे बनाने होते नाना, अगर मुझे नाना बनाने होते तो नाना कैसे बनाता सर, बी के नाना बनाने के लिए बी की बनाते माँ और माँ के बना देते पिता, तो ये हो जाएंगे नाना। तो माँ के पिता नाना और पिता के पिता दादा, माँ के पिता हो जाएंगे नाना, सॉरी माँ के पिता नाना और पिता के पिता दादा। तो बड़े प्यार से हम किसी भी रिलेशन को बना सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन आ जाए। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। अब देखो बी का दामाद कैसे बनाओगे,
बी का दामाद कैसे बनाओगे? बी का दामाद, देखो दामाद जी कौन होते हैं? दामाद जी होते हैं बेटी के पति। तो बी का दामाद बनाना है तो पहले बनाओगे बी की बेटी, यानी कि एक सर्किल, और बेटी की करा दोगे शादी, शादी का मतलब प्लस, और ये हो जाएगा ए बी का दामाद, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। अब एनालॉजी सिमिलरिटी चैप्टर अभी नहीं कराया है, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उस चैप्टर को नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी को नंबर सिस्टम में। बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग की एनालॉजी है बेटा वो लेटर कोडिंग के कांसेप्ट से सॉल्व होती है, कोडिंग डिकोडिंग वाली एनालॉजी तो लेटर, लेकिन जो नंबर वाली एनालॉजी है वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अल्फाबेट वाली एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। A is a daughter-in-law of B. A is a daughter-in-law of B. A is a daughter-in-law of B. A B की पुत्रवधू है। A B की पुत्रवधू है। अब ये बताओ B की पुत्रवधू कैसे बनाओगे? A B की पुत्रवधू है। B की पुत्रवधू कैसे बनाओगे? B की daughter-in-law कैसे बनाओगे? सर B की पुत्रवधू बनानी है तो भैया बहू होती है बेटे की पत्नी। बहू कौन होती है? बेटे की पत्नी। तो पहले इसका बेटा बनाओ, बेटे की शादी करा दो, ये हो गई A is a daughter-in-law of B. A B की पुत्रवधू है, ठीक है। तो हमने 10 रिलेशन को रिप्रेजेंट किया, 10 रिलेशंस, और हमने देखा कि हम किसी भी रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हमें दे दे, हम हर रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर रिलेशन को विदाउट एनी कंफ्यूजन कर सकते हैं ना। अब ये जो हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया, इसका फायदा क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, और उसके बाद कितने क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना। सिर्फ पहला क्वेश्चन मुझे बनाने देना, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों के, पहला क्वेश्चन मेरा है। देखो हम अब जो हमने सीखा उससे हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? देखो ए इज बी's डॉटर, ए बी की बेटी है, तो सबसे पहले बेटा ए को बी की बेटी बनाओ। ए किसकी बेटी है? बी की। तो मुझे ये बात बताओ, मैं ए को बी के साथ रखूं या ऊपर रखूं या नीचे रखूं? तो ए इज बी's डॉटर, ए बी की पुत्री है, तो ए बेटी है तो ए को नीचे रखो, और बेटी है ए, इसीलिए ए को सर्किल में बंद कर दो। ए बेटी है इसीलिए ए को सर्किल में बंद कर दो, इसीलिए ए को सर्किल में बंद कर दो, इसीलिए ए को सर्किल में बंद कर दो, ठीक है? ए बी की बेटी है। बी इज सी इज मदर। देखो जो बेटा बी है वो किसकी माँ है? सी की। अगर बी माँ है तो बी को सर्किल में बंद कर दो। ये किसकी माँ है? सी की, तो सी को नीचे बना दो। बी इज द मदर ऑफ सी, बी सी की माँ है। डी इज सी's ब्रदर। देखो सी का भाई कौन है? डी। सी का भाई सी के साथ आएगा, और भाई है तो ट्रायंगल में बंद कर दो। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अब मेरे भाई ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी का ए से क्या संबंध है? बेटा जब हमसे पूछा जाता है ना डी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमें बताना है हु इज डी, डी कौन है। फिर हमें ये बताना है हु इज डी, डी कौन है। हमें ए से कोई लेना देना नहीं है, हमें ए से कोई लेना देना नहीं है। हमें किसके बारे में बताना है? हमें डी के बारे में बताना है, हु इज डी, डी कौन है, ठीक है मेरे दोस्त? अब तुम मुझे बताओ डी का ए से क्या संबंध है, तो हु इज डी, डी कौन है? डी ए का कौन है? भाई, ब्रदर। अगर मान लो गलती से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अगर क्वेश्चन ये होता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इन दोनों क्वेश्चन में बेटा डिफरेंस समझ लो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर समझ लो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम उल्टा आंसर दे बैठते हैं। ए का डी से क्या संबंध है? अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है हु इज ए, ए कौन है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देते सिस्टर, बहन। भैया ए डी की कौन है? ए डी की कौन है? बहन। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन में बहुत अच्छे से अंतर समझ लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम उल्टा आंसर दे आते हैं। इसका तो आंसर हम दे आते हैं भाई, इसका आंसर दे आते हैं बहन। तो ये गलती, ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या था? कोई भी फैमिली हो, पजल फॉर्म में बेटा, ये पजल फॉर्म, कोई भी फैमिली हो और उसकी हमें कहानी सुनाई गई, तो उस कहानी को हम पहले तो फैमिली ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो रिलेशन हमसे पूछा जाएगा उस रिलेशन को हम ये देखकर बड़े प्यार से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन है कि ये तीनों भाई बहन है और इन तीनों की माँ है बी। हमने कुछ नहीं लिखा, बट ये सब सारे रिलेशंस को क्लियरली बयां करता है। तो यही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है? चलिए कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको जो लिखा हुआ है इसका मतलब है परपोता, परपोता। तो ये जो लिखा हुआ है यह पोता। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। जल्दी से आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो फैमिली ट्री बनाते हैं, पी इज क्यूज ब्रदर, पी इज क्यूज ब्रदर। पी किसका भाई है? क्यू का। देखो क्यू का भाई क्यू के साथ आएगा। अब ये मत सोचो कि राइट में रखें या लेफ्ट में, उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर इज मतलब ये राइट है या लेफ्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी रखो उससे कोई फर्क नहीं है। पी इज क्यूज ब्रदर। देखो पी भाई है तो पी का जेंडर हमें पता है, क्यू का जेंडर हमें नहीं पता। आर इज क्यूज मदर, आर क्यू की माँ है, तो बेटा क्यू की माँ क्यू से ऊपर आएगी, और माँ होने के नाते इसको सर्किल में बंद कर देंगे, माँ होने के नाते इसको सर्किल में बंद कर देंगे। आर इज क्यूज मदर, ठीक है? एस इज आर्स फादर। देखो आर के पिता कौन है? एस। आर के पिता आर से ऊपर आएंगे, तो पिता होने के नाते ट्रायंगल में बंद कर दो। टी इज एस मदर। अच्छा एस की माँ कौन है? टी। तो टी को और ऊपर बनाना है, बट तो यहाँ पर दोबारा से बनाता हूँ मैं, दिख नहीं रहा क्योंकि आर के पिता एस। हाँ, टी इज एस मदर। एस की माँ कौन है? टी। तो एस की माँ एस से ऊपर आ गई। अब हमसे पूछा गया है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है हु इज पी, पी कौन है? पी कौन है? टी का। तो देखो पी का बेटा, बेटी की बेटी और बेटी का बेटा है ना, बेटा बेटी की बेटी, ये हो गई इसकी ग्रैंड डॉटर, उसका भी बेटा है ग्रैंड डॉटर का, तो परपोता आ गया। ग्रेट ग्रैंडसन, सॉरी ग्रेट ग्रैंडसन परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन परपोता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं अगर ग्रैंडसन का कोई सन या डॉटर है तो उसको हम ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। परपोता या परपुती, जैसे परदादा होता है ना, दादा के पिता को परदादा बोलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, उमेश, गुड।
राकेश, अभिषेक, शुभ, उदय, राधाकृष्णन, अभिषेक, अंबिका, सुनीता, सौमिता, निदेश, मास्टर, जयपाल, लव सिंह, तलमीत, हरविंदर, विवेक, विशाखा, मोहम्मद, रवि, राहुल, सुंदरम, अमित, हरविंदर, यशपाल, योगराज, युवराज, प्रशांत, प्रतिमा, लव सिंह, प्रतिमा, अरिंदमान, कार्तिकेय, आदित्य, हर्षित, आलोक, शिवम, योगेश, कार्तिकेय, श्वेता, निधि। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए किसकी बहन है, बी की। तो बेटा बी की बहन बना दो। अब मुझे एक बात बताओ, बी की बहन तो बी के साथ ही आएगी ना भैया, बी की बहन बी के साथ तो बहन है ए, तो ए को सर्किल में बंद कर दो। लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता, तो बी को मत बनाओ भी कुछ भी। अच्छा बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी किसका भाई है, सी का। बी भाई है तो बी को ट्रायंगल में बंद कर दो। किसका भाई है, सी का, तो सी को साथ बना दो इसके, सी को साथ बना दो। अच्छा सी इज द सन ऑफ डी, सी किसका पुत्र है, डी का। सी सन है तो सी को ट्रायंगल में बंद कर दो। किसका पुत्र है, डी का, तो डी को ठीक है ऊपर बना दिया। अब क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। जो डी है वो ए का गुण है, हाउ इज डी। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन बी, बेटा वो खड़े हो जाए, जहां भी है वो वहीं खड़े हो जाए। इन बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन बी डॉटर, वो जहां भी है खड़े हो जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही समझाया था कि उल्टा आंसर मत दो। हमसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का, तो हमें डी कौन है ये बताना है, ए के बारे में हमें कुछ नहीं बताना। अगर हमसे पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मींस हु इज डी, डी कौन है, ए के बारे में हमें कुछ नहीं बताना, हु इज डी, डी कौन है। तो मेरे भाई डी कौन है, ए की, ये तीनों इसके बच्चे हैं, तो जो डी है वो ए की माता भी हो सकती है और डी ए का पिता भी हो सकता है, डी ए की मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, इधर मदर और फादर। बट यहाँ पे फादर ऑप्शन कहीं नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन ए टिक करेंगे मदर, इसीलिए हम ऑप्शन ए टिक करेंगे मदर। हाँ अगर क्वेश्चन होता ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, या फिर हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो हम क्या आंसर देते, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए कौन है, तो हम आंसर देते डॉटर, तो हम आंसर देते पुत्री। अगर हमसे पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है, तो हम आंसर देते डॉटर पुत्र। लेकिन क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछा गया, हमसे पूछा गया डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए की माता के पिता दोनों में से कुछ पता। ठीक है मेरे दोस्त, अब सी आंसर कहां से आ जाएगा। और बेटा आज आप लोग 4 बजे तैयार रहना बेटा लाइव आने के लिए, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा बेटा आज से, ठीक है। तो कम से कम आज पहला प्रैक्टिस सेट तो आप जरूर करना। तो 4 बजे आरवाईबी पे लाइव आना मत भूलना बेटा, 4 बजे ठीक 4 बजे हम मुलाकात करेंगे बेटा प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो 4 बजे आरवाईबी पर लाइव आना बिल्कुल भी मत भूलना गलती से भी, ठीक है, ठीक 4 बजे। आज बहुत ही मेहनत से सारे प्रैक्टिस सेट बैच बनाए गए हैं, तो ये जो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो आप जरूर देखना, 1 2 3 मतलब जब तक भी फ्री चलेंगे 3 4 या 1 2 वो जरूर देखना, ठीक है। आरवाईबी एक भाई साहब पूछ रहे हैं आरवाईबी क्या है अबे राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल जो है उस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, लाइव आना मत भूलना। अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं चलाते हो तो फिर करियर वाले एप्लीकेशन पर ही लाइव आ जाना। अगर वो भी नहीं चलाते हो तो रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय मेरा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस फेसबुक पेज पर भी लाइव रहूंगा, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस पर भी हम लाइव रहेंगे, ठीक है, उस पेज पर भी हम लाइव रहेंगे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। तो 4 बजे बेटा लाइव आना मत भूलना, जरूर आना है आपको, ठीक है। 4 बजे से आधा घंटा या 45 मिनट मैक्सिमम, बस 45 मिनट्स आपको साथ देना है, सिर्फ 45 मिनट बस, इतनी ही देर की क्लास होगी, ओनली 45 मिनट्स। 30 क्वेश्चन है बेटा, 30 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी किसका भाई है, ए का। तो बेटा ए का भाई बनाना है मुझे, तो ए का भाई कैसे बनाऊंगा, ए का भाई सी के साथ बना दूंगा। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ब्रदर है तो बी को ट्रायंगल बन कर दो, लेकिन ए का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ए का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन ए का जेंडर नहीं पता, तो बी को ए का भाई बना दो। हुज वर्ड किसके लिए है, देखो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ो। ए का भाई है बी, तो बेटा ए का भाई कौन है, बी, जिसकी वर्ड यूज हो रहा है बी के लिए, इसकी वर्ड यूज हो रहा है बी के लिए, बी की इकलौती बहन सी की माता है। अब देखो बेटा इसकी एक इकलौती बहन ही है, इसकी एक इकलौती बहन ही है, इज ओनली मतलब ओनली इकलौती बहन ही और कोई नहीं है इसका, ना भाई ना कोई और। तो जो ए है वही इसकी बहन है, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन किसकी माता है, सी की, बेटा ये सी की माता है, ये सी की माता है, ठीक है। डी माँ की ओर से सी की नानी है, जो डी है वो सी की नानी, सी की नानी कैसे बनाओगे, इसकी माँ बनाओ और उसकी भी माँ बनाओ, ठीक है, पहले इसकी माँ बनाओ फिर उसकी भी माँ बनाओ, तो डी सी की कौन हो गई, डी सी की नानी हो गई, ठीक है, डी सी की नानी है। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है। अब देखो हमें रिलेशन किसके बारे में बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी के साथ ए का क्या संबंध है, ए का, तो हमें बताना है ए कौन है, हु इज ए, हु इज ए, हमें डी के बारे में नहीं बताना, ए के बारे में बताना, ए डी की कौन है, डी, ए डी की पुत्री है डॉटर, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, डॉटर पुत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। और तुम्हें मैटरनल लिखा था बेटा, कहाँ पे मैटरनल लिखा हुआ है, मैंने बोला तो था मैटरनल का मतलब तो नानी होगी ना, डी इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ सी, तो डी सी की नानी है, मैटरनल का मतलब तो माँ की तरफ से हो गया, तो डी सी की नानी ही तो है, माँ की माँ, क्या दिक्कत है इसमें। और इंग्लिश में ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ था इसलिए मैंने इंग्लिश में क्रॉस कर दिया इसको, इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना था सिर्फ। चलिए नेक्स्ट जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो।
है E is the sister of B, E किसकी बहन है B की, E is the sister of B, E is the sister of B, ये परदादा है। अच्छा, E is the sister of B, E किसकी बहन है B की, E बहन है तो E को सर्किल में बनाओ, इसकी बहन है B की तो B को साथ बना दो, ठीक है। A is the father of C, A is the father of C, A किसके पिता है, C के पिता, तो बेटा A और C को अलग से बनाओ, A पिता है तो ट्रायंगल में, किसके पिता है C के, तो इसको अलग से बना दो। B is the son of C, B is the son of C, B किसका बेटा है C का, B बेटा है तो ट्रायंगल में बनाओ, ये किसका बेटा है C का, C को ऊपर बनाओ, C के पिता कौन है A, C के पिता A बना दो। How is A related to E, how is A related to E, तो जो A है वो E का, E की माँ के पिता हो सकते हैं, इसके पिता के पिता, तो A E का दादा भी हो सकता है और A E का नाना भी हो सकता है, इधर मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे नाना ऑप्शन देने का सिर्फ और सिर्फ दादा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी ग्रैंड डॉटर आंसर दिया, अभी भी ग्रैंड डॉटर दिया, मतलब सुधर नहीं रहे, उल्टा आंसर दे रहे हैं अभी भी। बेटा उल्टा आंसर मत दो हमसे, ई का ए से क्या संबंध है ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए का ई से क्या संबंध है, तो उल्टा आंसर देने की कोशिश मत करो। ये बी ऑप्शन तक होता है जब पूछा जाता है ई का ए से क्या संबंध है। अगर हमसे पूछते हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो हम बताते हैं ई कौन है, तो हम बताते ई कौन है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बताते ई कौन है, ठीक। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से फटाफट। तो ये जो फैमिली ट्री बनाने का अप्रोच है ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलिए ए इज बी इज ब्रदर, ए किसका भाई है बेटा बी का, बी का भाई बना दो, बी का भाई बी के साथ आएगा और भाई है तो ट्रायंगल में। सी इज एस मदर, ए की माँ कौन है सी, ए की माँ सी बना दो। डी इज सी इज फादर, सी के पिता कौन है डी, सी के पिता सी से ऊपर, पिता है तो ट्रायंगल वन कर दो। ई इज बी सन, बी का बेटा ई तो बी से नीचे ई बना दो, बेटा है तो ट्रायंगल वन कर दो। अब क्या पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हमसे पूछा है ए से डी का क्या संबंध है, डी का, डी कौन है, ए से डी का क्या संबंध है, डी का क्या संबंध है, डी कौन है, तो डी कौन है ए का, डी कौन है इसकी माँ के पिता नाना, तो डी ए के नाना है, डी ए के नाना है नाना, डी ए के कौन है नाना। हाँ जी, डी ए के कौन हो गए नाना, इसकी माँ के पिता नाना, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए नाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ये फटाफट। तो ये पजल फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं बेटा, लेकिन आज जो हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन किए हैं बेटा, आज की क्लास में जो हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन थे बेटा अप टू मतलब एसएससी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम। लेकिन कल मैं जो पजल फॉर्म के इसी से रिलेटेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बैंकिंग वाले कराऊंगा, क्योंकि बैंकिंग में जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से लेंदी आते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग लेवल तक पहुंचेगा, है ना। हर बार बस इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, अगर बैंकिंग का पेपर दोगे तो वहां पर यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, वो इसीलिए क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में जब ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ना बैंकिंग एग्जाम में, तो इस इन्फॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3, इसीलिए बैंकिंग एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है जिसको हम कल देखेंगे, ठीक है। ए इज बी सिस्टर, देखो ए किसकी बहन है बी की, तो बी की बहन बना दो ए इसके साथ ही। सी इज बी इज मदर, बी की माँ कौन है सी, तो बी की माँ बी से ऊपर बना दो, माँ है सी तो ट्रायंगल सर्किल वन कर दो। डी इज सी इज फादर, सी के पिता सी से ऊपर आ जाएंगे, पिता है तो ट्रायंगल में आ जाएंगे। ई इज डी इज मदर, डी की माँ डी से ऊपर आ जाएगी और माँ है तो सर्किल वन कर दो। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, बेटा जो ए है वो डी की कौन है, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होती है ग्रैंड डॉटर नातिन, बेटी की बेटी होती है ग्रैंड डॉटर नातिन। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी मतलब हु इज ए कौन है डी की, तो इसकी बेटी की बेटी होगी उसकी ग्रैंड डॉटर नातिन, ठीक है। तो भैया इस चैप्टर को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो पजल फॉर्म को ही हमें दोबारा से पढ़ना है कल, फिर हम परसों कोडेड रिलेशनशिप पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे क्या पॉइंटिंग फॉर्म। अच्छा कल तो चुप रहे, कल तो छुट्टी होगी आप लोगों की नहीं, हाँ जी। चलिए तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।